नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के खास समाचार। उत्तर प्रदेश में कोयले की कमी से पैदा हुआ बिजली संकट बढ़ता ही जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कोयले की किल्लत की आशंकाओं के बीच बिजली विभाग की बैठक की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि गाँव हो या शहर, राज्य में रात में बिजली नहीं कटेगी। उन्होंने कहा है कि अगर जरूरत है तो बिजली विभाग अतिरिक्त बिजली खरीदे। वहीं सीएम ने ओवर बिलिंग, फेक बिलिंग पर भी सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा करने वाले एजेंसियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। सीएम योगी ने विजिलेंस की टीम को भी निर्देश दिया कि विजिलेंस अधिकारी अनावश्यक रूप से किसी भी उपभोक्ता को परेशान न करें। बिजली मीटर की समस्या पर बोलते हुए निर्देश दिया गया है कि वैसे मीटर जिससे गलत रीडिंग आ रही है, ऐसे मीटर बनाने वाली एजेंसी को ब्लैक लिस्ट किया जाए। बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम की सबसे बड़ी अनपरा परियोजना में कोयले की स्टॉक प्रतिदिन 10,000 टन की कम हो रहा है और कोयले की आपूर्ति जल्द ही सामान्य न हुई तो पूरा प्रदेश बिजली संकट की चपेट में आ सकता है। स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय कोयला मंत्री को पत्र भेजकर यूपी को अतिरिक्त बिजली उपलब्ध कराने और कोयले की आपूर्ति सामान्य कराने का अनुरोध किया है। यूपी में विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है। ऐसे में योगी सरकार जल्द ही सरकारी नौकरियों की घोषणा कर सकती है। प्रदेश के सभी सरकारी विभागों के रिक्त पदों पर भर्ती करने की तैयारी है। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिव व सचिवों को विभाग में खाली पदों का ब्यौरा भेजने का आदेश दिया है। यह भी निर्देश है कि यदि अफसरों को किसी तरह के उच्च स्तरीय अनुमोदन की जरूरत हो तो तत्काल अनुमोदन लेकर ब्यौरा भेजें। यूपी सरकार की प्राथमिकता शासकीय कार्यों का त्वरित व समयबद्ध निस्तारण कराना है और इसके लिए विभागों के खाली पदों को जल्द भरा जाना जरूरी है। विभागों को शासन स्तर, विभागाध्यक्ष, निदेशालय, मंडल व जिला स्तर पर रिक्त पदों को भरे जाने के लिए जल्द प्रक्रिया पूरी कराने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने यह भी लिखा है कि निकट भविष्य में जो कार्मिक सेवानिवृत्त हो रहे हैं उन रिक्त पदों पर होने वाले पदों के लिए भी चयन की कार्रवाई पूरी करा ली जाए। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष JN तिवारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्य सचिव व अपर मुख्य सचिव कार्मिक डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी का आभार व्यक्त किया है। बताया कि 28 अक्टूबर 2020 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रतिनिधि मंडल के साथ हुई बैठक में रिक्त पदों की तत्परता से भरने पर सहमति बनी थी। 10 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात के दौरान भी रिक्त पदों को भरने का आश्वासन दिया था। कोरोना काल में जीवन के साथ जीविका बचाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को पूरा करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर में एक और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया तो वहीं दूसरी ओर औद्योगिक गतिविधियों के पहिए को थमने नहीं दिया। ट्रिपल ट्री राजनीति, टीम वर्क और सदी नीति का परिणाम है कि 24 करोड़ की आबादी वाले यूपी में कोरोना संक्रमण आज पूरी तौर पर नियंत्रित है। ये बातें लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा अध्ययन के बाद प्रकाशित पुस्तक के विमोचन अवसर पर कही। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी के लिए यह गौरवान्वित करने वाली बात है कि पहली लहर में जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय और दूसरी लहर में कानपुर IIT द्वारा किए गए अध्ययन में यूपी का कोरोना प्रबंधन अव्वल साबित हुआ है। सीएम ने कहा है कि मेरा मानना है कि इस पुस्तक की एक एक प्रति दूसरे प्रदेशों के स्वास्थ्य विभागों में पहुंचे जिससे यूपी का मॉडल देश के दूसरे प्रदेशों में कोरोना प्रबंधन करने में राहत दे सके। यह प्रदेश के लिए एक बड़ी सफलता होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सर्वाधिक आबादी वाले प्रदेश के सामने कोरोना काल में कई चुनौतियां थी जिसका सामना डटकर किया गया। टेस्ट की क्षमता को बढ़ाने के साथ तेजी से टीकाकरण यूपी में हो, इस पर जोर दिया गया जिसका परिणाम है कि यूपी पहला ऐसा राज्य है जहां 11.5 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण और सैंपल की जांच भी 8 करोड़ के पार हो गई है। तो अहमियत इसकी यही है कि अगर हमारे पास 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर नहीं दिया होता तो कोरोना जैसी महामारी के दौरान हम कहां ठहरते, कहां लोगों को एडमिट करते, कहां पे स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाते। आज हमारे पास उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 1,80,000 बेड्स हमारे पास मौजूद हैं जो केवल कोरोना उपचार के लिए हम लोगों ने इस दौरान प्रदेश के अंदर न केवल उनको यहां पर कोविड के लिए तैयार किया बल्कि वहां पर हम लोगों ने उतना मैन पावर भी उपलब्ध कराया। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कोविड जांच की कोई सुविधा नहीं थी। जब यहां पे 6 मार्च को पहला उत्तर प्रदेश के अंदर कोविड का पहला पेशेंट सामने आया था, पहला पॉजिटिव केस आया था, हमारे पास टेस्ट की सुविधा नहीं थी। हमें NIV पुणे भेजना पड़ा था, पेशेंट को सफदरजंग दिल्ली भेजना पड़ा था, नोएडा में आए थे इसके बाद उनको भी वहीं भेजना पड़ा था।
और हमारे पास पहली टेस्ट लैब स्थापित हुई थी केजीएमयू लखनऊ में, और ये हुई थी 23 मार्च 2020 को, जिसमें केवल 72 टेस्ट प्रतिदिन हम कर सकते थे। उस समय हम लोगों को बड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। मैं तो स्वास्थ्य विभाग से कहता था कि नहीं, स्वास्थ्य विभाग को भी, चिकित्सा शिक्षा विभाग को भी। हमने कहा इसको 72 को आगे बढ़ाइए। कहते साहब 72 पर्याप्त है। मैंने कहा नहीं, पर्याप्त नहीं है, इसको तत्काल पहले 100 कर दीजिए। 100 जिस दिन हुआ, मैंने कहा इसको 1000 तक पहुंचाइए। कहा कोई आवश्यकता नहीं। मैंने कहा नहीं, बढ़ाइए। 1000 हुआ, हमने उसी दिन कहा इसको 10,000 तक पहुंचाइए। 10,000 हुआ, मैंने कहा इसको 25,000 तक पहुंचाइए। कहते आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं कहता हूं आवश्यकता पड़ेगी, अभी आप देखना। और पहुंचाते पहुंचाते हम लोग उत्तर प्रदेश में 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता विकसित कर चुके हैं। टेस्ट यानी ट्रेस है, टेस्ट है, ट्रीट है, एंटी का है। ये 4T का जो मंत्र दिया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। ये 4T होंगे, इसका पालन करोगे तो कोरोना वैसे ही छू मंतर होगा जैसे उत्तर प्रदेश जैसी सबसे बड़ी आबादी के राज्य में है। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में हिंसा में मारे गए 4 किसानों के लिए आज मंगलवार को अंतिम अरदास की गई। अंतिम अरदास में शामिल होने के लिए विभिन्न राज्यों के किसान पहुंचे। सामूहिक अंतिम प्रार्थना में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड के किसान भी शामिल हुए। अंतिम प्रार्थना के लिए राकेश टिकैत सहित किसान नेता भी लखीमपुर पहुंचे। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी भी अंतिम अरदास में शामिल होने लखीमपुर खीरी पहुंचे। इन सबके मद्देनजर जिला प्रशासन ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया में 3 अक्टूबर को हिंसा मामले में मंगलवार को पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। सूत्रों के मुताबिक अंकित दास का ड्राइवर शेखर भारती को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस शेखर से पूछताछ में जुटी हुई है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वारदात के वक्त शेखर भारती काले रंग की फॉर्च्यूनर चला रहा था। घटना वाले दिन पुलिस ने आरोपी अंकित दास के ड्राइवर शेखर को पकड़ा था, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हुआ था। इससे पहले पुलिस की टीम अंकित दास को ढूंढने के लिए लखनऊ के पुराना किला मोहल्ले में स्थित उसके घर पर पहुंची थी, लेकिन अंकित यहां पर मौजूद नहीं था। फिलहाल अंकित दास की तलाशी में छापेमारी की जा रही है। पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि हिंसा में प्रयोग हुई गाड़ी का मालिक अंकित दास है। इस मामले में पुलिस ने आशीष के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 120B, 304, 147, 148, 149, 279 और 338 के तहत मामला दर्ज किया है। गौरतलब है कि अंकित दास पूर्व कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश दास के भतीजे हैं। वहीं इस हिंसा में मुख्य आरोपी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जो इस वक्त 3 दिन की पुलिस रिमांड पर हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियों में हलचल तेज हो गई है। इसी कड़ी में बीजेपी मिशन 2022 की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए संगठन महासचिव सुनील बंसल, यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह, यूपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह दिल्ली पहुंचे, जहां बीजेपी के दिग्गजों ने 100 दिन 100 कार्यक्रम की योजना तैयार की है। उसका एजेंडा किया गया। गौरतलब है कि बीजेपी सरकार द्वारा शुरू किए गए कल्याणकारी योजनाओं के साथ मतदाताओं तक पहुंचने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की जा रही है। पार्टी सूत्रों के अनुसार हर मोर्चे को विधानसभा वार अपने कार्यक्रमों और बैठकों को पूरा करने के लिए कुछ दिनों का समय दिया जाएगा। प्रत्येक मोर्चे को हर विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम करना होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अगले साल की शुरुआत में होने हैं। वर्तमान में 110 विधानसभा क्षेत्र हैं, जहां मुस्लिम मतदाता लगभग 40% हैं। 44 सीटों पर यह प्रतिशत बढ़कर 40 से 49% हो गया है, जबकि 11 सीटों पर मुस्लिम मतदाता लगभग 55 से 65% हैं और हर मोर्चे को हर विधानसभा क्षेत्र तक पहुंचना है। साल 2017 के विधानसभा चुनावों में 403 सीटों पर से 312 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। पार्टी को इस दौरान कुल वोटों का 39.67% हिस्सा मिला था और वहीं समाजवादी पार्टी के खाते में 47 सीटें, बीएसपी को 19 और कांग्रेस को महज 7 सीटें ही हासिल हुई थी। इस बार की चुनावी तैयारी में विपक्ष भी काफी आगे चल रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाराणसी से किसान न्याय यात्रा कर चुनावी शंखनाद कर चुकी हैं। उधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की समाजवादी विजय यात्रा से शुरू हो गई है, जबकि सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा के सहारे उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की मुहिम प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया ने भी शुरू कर दी है। इसके अलावा बीएसपी भी ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए चुनावी एजेंडे को आगे बढ़ा चुकी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अगले वर्ष की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले
लोगों तक पहुंचने और उनका समर्थन हासिल करने की मंशा से आज यानी मंगलवार को कानपुर से समाजवादी विजय यात्रा की शुरुआत कर दी है। इस विजय रथ यात्रा के जरिए वे कानपुर से जाजमऊ गंगा तट से घाटमपुर पहुंचे। इसके बाद हमीरपुर और फिर अगले दिन 13 अक्टूबर को जालौन होते हुए कानपुर देहात पहुंचेंगे। सपा का दावा है कि बुंदेलखंड की धरती से अखिलेश अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। बता दें कि समाजवादी विजय रथ यात्रा से पहले सोमवार को अखिलेश ने पिता मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद लिया। उन्होंने बताया कि इस यात्रा का मकसद लोगों को भाजपा सरकार की भ्रष्ट नीतियों से अवगत कराना और वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना करना है। उन्होंने बताया कि यात्रा को उद्देश्य किसानों, युवाओं, दलितों, वंचितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और सभी वर्गों को न्याय दिलाना और उन्हें राज्य में निरंकुश और दमनकारी सरकार से छुटकारा दिलाना है। उन्होंने कहा कि यह यात्रा राज्य में बदलाव के लिए है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के शिवपाल यादव और उनके बेटे ने भगवान बांके बिहारी जी के दर्शन किए और इस दौरान उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना कर ली और भगवान का आशीर्वाद लिया। वहीं दर्शन करने के बाद 101 ब्राह्मणों द्वारा शंखनाद के बाद परिवर्तन रथ यात्रा का शुभारंभ किया गया। इस परिवर्तन रथ यात्रा में शिवपाल यादव और उनके बेटे आदित्य यादव के साथ सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग साथ में मौजूद रहे। वहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा मथुरा जनपद में अलग अलग जगहों पर रथ यात्रा का स्वागत किया गया। परिवर्तन के लिए सामाजिक परिवर्तन रथ लेके हम चले हैं और आज बांके बिहारी लाल के दर्शन करके और यहीं से शंखनाद हो रहा है। देखिए, अभी तो अब राजनीति में संभावनाएं बनी रहती हैं। अभी तो चुनाव के दिन हैं और संभावनाएं हैं और जैसे जैसे नजदीक आएगा। क्या लग रहा है यूपी में कितनी सीट आपकी आशा है? देखिए, हम सत्ता का परिवर्तन चाहते हैं और इसीलिए मैंने सभी समान दलों और सेकुलर पार्टियों से अपील की है। सब लोग मिलकर के सत्ता परिवर्तन का नारा दें और सत्ता परिवर्तन में सहयोग करें। शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव आज वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। वहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर सपा और भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि वृंदावन से परिवर्तन यात्रा का शंखनाद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये राजनीति नहीं, धर्म युद्ध है। परिवर्तन यात्रा 12 अक्टूबर से 7 चरणों में 27 नवंबर तक निकलेगी। परिवर्तन यात्रा पूरे प्रदेश के हर जिले में जाएगी और अमेठी में जाकर उसका समापन होगा। 101 शंख ध्वनि के साथ बिहारी जी से परिवर्तन यात्रा निकाली जाएगी। वहीं सपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा से इस गठबंधन का समय समाप्त हो चुका है, अब गठबंधन नहीं होगा। भाजपा सरकार पूरी तरह से फेल है। लखीमपुर में हुई घटना में अभी मंत्री को उसके पद से हटाया नहीं गया है। राजनीति अपार संभावनाओं का खेल है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। दिन पर दिन जंगल राज होता जा रहा है। भाजपा सरकार के खिलाफ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने मंच पर पहुंचकर शंखनाद कर दिया है। देखिए, प्रदेश के अंदर जो आज स्थिति बनी हुई है, जो मौजूदा सरकार है, आदरणीय मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस बात को स्पष्ट किया था कि कानून व्यवस्था उनकी प्रथम प्राथमिकता रही है। और जो लखीमपुर में हम लोगों ने कांड देखा, हम सब ने उस वीडियो को देखा है और मैं समझता हूँ हर वर्ग का आदमी, हर समाज से जुड़ा आदमी, हर उम्र का आदमी, पुरुष हो या महिला हो, सभी लोग उस वीडियो को देखकर कहीं ना कहीं भयभीत हो गए। और उसके बावजूद बहुत समय लगा पुलिस प्रशासन को निर्णय लेने में और जो मौजूदा मंत्री हैं उनकी भी अभी तक ना तो बर्खास्तगी हुई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय शिवपाल सिंह जी ने सबसे प्रथम मांग ये रखी थी कि जो मंत्री हैं उनको तुरंत सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए। तो ऐसा भी कुछ अभी दिखता नहीं होता। तो जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, जो बेरोजगारी इस समय देश भर में फैली हुई है, व्यापारियों की क्या स्थिति, आप जानते हैं कोरोना के बाद से वैसे ही कमर टूट गई थी व्यापारियों की, किसानों की क्या स्थिति। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने तय किया कि एक सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा उन लोगों को जागरूक करने के लिए जिनको भ्रमित करने का काम किया जा रहा है प्रदेश के अंदर, उनको जागरूक करने के लिए यात्रा निकालेंगे। सभी 403 विधानसभाओं में ये यात्रा जाएगी और लोगों को जागरूक करना और जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य है।
और बात करें तो यात्रा का समापन कब हो और प्रदेश में कितने चरणों में निकली जाएगी? उत्तर प्रदेश के अंदर 7 चरणों में यात्रा निकलेगी और 27 नवंबर आखिरी दिन होगा जो चरण खत्म किया जाएगा, जो अमेठी में खत्म होगी ये यात्रा। 7 चरणों में रखी गई है ये यात्रा, जिसके अंदर हम सभी पूरे उत्तर प्रदेश तक पहुंच रहे हैं, सभी विभिन्न विधानसभाओं के अंदर पहुंच रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ही नेतृत्व में ये पूरी यात्रा होगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश के खास समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।